बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। लगता यूं है कि मुल्क में जारी सियासी लड़ाई ने सबके असाब शल कर दिए। वज़ीर आज़म भी ज़हनी दबाव का शिकार है और उन्हें होना भी चाहिए। उनके सारे सियासी मुखालफीन इस वक्त उनकी हुकूमत गिराने के दर पे हैं। ऊपर से ना मईशत चल रही है, ना महंगाई पर काबू पाने में कोई हरबा या हीला कारगर हो रहा है। इन हालात में वजीर आजम कोयटा कैसे जाए? इक्तदार का मरकज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त मफरूजों और अफवाहों की जद में है। तब्दीली की हवाएं सन सन कर रही हैं, तो कौन इन हालात में कुर्सी छोड़कर कोयटा जाए और सर्दी से ठठरते हुए लोगों के सर पर हाथ रखे? कुर्सी किसको प्यारी नहीं होती? कुर्सी सबको प्यारी होती। अगर खास अब अपनी हुकूमत बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ या मशगूल है तो ये उनका हक है। उनका मुकाबला उन सियासी जमातों से पड़ गया है जिनके बारे में ये गुमान कर लिया गया था कि अब उनका सियासत में कोई फ्यूचर नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं, एंड ऑफ द स्टोरी। तो ताकतवर लोगों से टकराने वालों को अपने तई मंजिल पर पहुंचा दिया गया था और जिनको एक बोतल में बंद कर दिया था, अब वो जिन इत्तफाक से या फिर किसी प्लान से बोतल से तो बाहर आ चुका है। तो खास सबको शक ये है कि जिन्होंने साबिक हुक्मरानों का जिन बोतल में बंद किया था उसका ढक्कन भी उन्होंने ही खोल दिया है। अब उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इसका मुकाबला करें। तो बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि खास साहब के सियासी मुखालफिन ने एक सियासी इत्तेहाद बनाकर और कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन उन्हें असाबी दबाव का शिकार कर दिया है, उन्हें कट टू साइज कर दिया है। अपोजिशन की तहरीक ने बड़ों बड़ों की गर्दन से सरिया निकाल दिया है। जो ये समझते थे कि उन्होंने नापसंदीदा सियासतदानों की सियासत खत्म कर दी है, जिन्हें यह गलतफहमी थी कि पुराने सियासतदान निकाल कर नई टीम लाएंगे तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह निकलेगी, आज वक्त ने उन्हें भी गलत साबित कर दिया है। और वक्त ने यह साबित किया है कि नवाज शरीफ को इसलिए नहीं निकाला गया था कि मईशत खराब थी, या नवाज शरीफ को इसलिए माफिया नहीं कहा गया था कि मुल्क में तजारती खसारा बढ़ गया था या मुल्क कर्जों में डूब गया था, या इसलिए उन्हें रुसवा नहीं किया गया था कि महंगाई सातवें आसमान से बातें कर रही थी और बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। और नवाज शरीफ को इसलिए भी नहीं निकाला गया था कि वो दहशतगर्दी खत्म ना कर सके या अमन अमान पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। तो किसी को भी हुकूमत से निकालने के लिए यही असबाब होते तो फिर हाँ साहब की हुकूमत तो 4 दिन न चल सकती, जो 2-2.5 साल से तो चल ही रही है। मईशत पहले से ज्यादा खराब है। महंगाई, बेरोजगारी, जहीरांदोजी, माफिया का राज और गवर्नेंस पहले से कई गुना ज्यादा खराब है। तो अगर इसको गैर जानिबदारा तरीके से भी देखें तो पता ये चलता है कि खराब मईशत, सतही सोच, आमियाना गुफ्तगू के साथ भी हुकूमत तो चल सकती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक पेज पर होना जरूरी है और एक पेज पर कोई आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। नवाज शरीफ के खिलाफ जब खान साहब ने धरना दिया था और कुछ हासिल वसूल किए बगैर उन्हें वापस जाना पड़ा था, तो उस वक्त भी ये तासुर कायम हुआ था कि नवाज शरीफ की गर्दन में सरिया आ गया था और ये सरिया निकालने के लिए उन्हें टफ टाइम दिया जा रहा है। और फिर सरिया तो निकल गया, वो एक पेज पर आ भी गए, लेकिन बात आगे ना बढ़ सकी। तो कहने वाले ये कहते हैं कि सब कुछ उसी तरह, यानी जो माजी में हो चुका उसी का एक रिप्लिका आज भी नजर आता है। आज भी खान साहब के साथ वही कुछ हो रहा है जो उन्होंने उस वक्त की हुकूमत के साथ किया था। और कुछ अरसा पहले तक हुकूमत के लोग ये दावे करते फिरे थे कि खान साहब ही वहां चॉइस है, अब कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन आज सूरत हाल बहुत ही बदल चुकी है। आज हुकूमत बचाने के लिए जान के लाले पड़े हुए हैं, तो कभी वो पेज पे चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं। और एनआरओ ना देने का जोम, नवाज शरीफ को वापस लाने के दावे, वो सब हवा हो चुके हैं। तो फतह के जश्न मनाने वाले अब मैच बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो आना चाहो हजार रस्ते, ना आना चाहो तो उज्र लाखो, मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश खराब मौसम।
तो पहली बात तो यह है, अगर वजीर आजम साहब कोयटा जाना चाहते तो पहले दिन ही जा सकते थे या उससे अगले दिन चले जाते। अब वो ऐलान कर रहे हैं कि जल्द कोयटा आएंगे, तो इसका मतलब यही है कि वो फौरी तौर पर कोयटा नहीं जा रहे। एहतजाज करने वाले सब्र शुक्र करें और अपने मकतूलीन को सुपुर्द हाथ कर दें। सानहाए मच वो वाकया है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में सोग का माहौल है। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत कौन सा ऐसा शहर है जहां के लोग हजारा बरादरी के गम में शरीक नहीं है? अपार्ट फ्रॉम एनी कास्ट, सब लोग इस बात पर दुखी हैं कि पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ है, 11 लोग कोयटा में मारे गए। अब ये तो कोई जंग भी नहीं है। बेहिसी का आलम यह है कि कोयटा में कत्लेआम पर एक मिनिस्टर काबीना में यह कहता है कि ऐसे मामूली वाकयात तो रोज होते हैं, और दूसरा वजीर लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज करने वालों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि वजीर आजम अगर आ जाएंगे तो उन्हें क्या फायदा होगा। इससे ज्यादा दुख तकलीफ की बात और क्या हो सकती है कि लाशों पर भी सौदेबाजी हो रही है। क्या सोच दिया आपने कि इसका फायदा पूरी पाकिस्तानी कौम को होगा? आप क्या फायदा देंगे कि वो आएंगे और नहीं? आप क्या जिम्मेदारी लेंगे कि आएंगे कि आने से ये फायदा होगा? आप प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। नहीं, देखिए हम ये कहते हैं कि अगर वो आ जाए यहाँ, कम से कम शहदा के लवाहिदीन को तस्लीम तो मिलेगी, तो सुकून तो मिलेगा। बिल्कुल इनके मुताबिक नहीं है। जिस तरह आप ले आ रहे हैं वो इससे पहले भी तो आ चुके हैं। इस शहदा के लवाहिदीन ने देखा है उस मुलाकात को, ये सब जानते हैं। कोयटा के बाशिंदे यहाँ बासी हैं, ये सब उन्होंने मीडिया में देखा हुआ है कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब बाकी लवाहिदीन से मिले हैं। ये उस तरह नहीं मिलना चाहते हैं उनसे, वो यहाँ इसी स्टेज पर आवाम के सामने उनके साथ मिलना चाहते हैं। ये उनका मुतालबा। आज जिस तरह काश इतना इसरार आप लोग दफ्ताने पर कर रहे, काश अपने इदारों पे इतना इसरार करते कि क्या बना दहशतगर्दों का क्या बना। वो डाल रहे हैं कि हम उस तरफ हम नहीं चल रहे हैं। आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम कल खुदा न खास्ता कहीं और पाकिस्तान में कुछ होगा, वो कहेंगे हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं, हमें बात रुकेगी नहीं। कल कोई शहीद होगा, वो कहेगा हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। बात रुकती नहीं है और आप लोगों के पास चांस है अब सारे, लेकिन वो भी आप इससे वो आप करना चाहे, हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते। पिछली दफे जो है जुल्फी बुखारी से पहले शेर रशीद गए थे और शेर रशीद ने काबीना में बात की थी, जिस पर काबीना में इस बात पर खासा एहतजाज भी हुआ था। तो हजारा के लोगों का जिनका दिन दिहाड़े कत्लेआम कर दिया गया, 11 लोग कोयटा के इलाके में, मच का इलाका जहां पे उन्हें कत्ल किया गया। तो इससे पहले तो हमारे पास ये जवाब था कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे। कई साल तक इस जंग के नाम पर हमने अपने जवानों समेत हजारों पाकिस्तानियों को शहीद होते देखा है, बेशुमार कुर्बानियां दी गई है। तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने एक तवील जदोजहद के बाद जीत ली थी, और जैसे ये जंग जीती उसके बाद इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई। तो अब तो कोई जंग भी नहीं है, फिर भी लोग कुर्बान हो रहे हैं। तो ये नाहिली और नलायकी नहीं, बल्कि सरासर गफलत और जुर्म है। इन बेगुनाहों के कत्ल के जिम्मेदार वही हैं जिनके जुम्मे उनके जानो माल की हिफाजत है, यानी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। तो सारे मच को 4-5 रोज गुजर गए हैं, उसके बाद भी कत्ल होने वालों को अभी तक लैद नसीब नहीं हो सकी। गुरसा लाशें लेकर सड़कों पर बैठे कि कोई तो आए जो उनके सर पे हाथ रखे, कोई तो इस बात की जिम्मेदारी ले। जिन्होंने जिम्मेदारी लेनी थी उन्हें यह मामूली वाकया लगता है, या वो ये समझते कि कोई डील हो जाए तो फिर वज़ीर आज़म आ जाएंगे। तो वज़ीर आज़म की लोग पूछते हैं कि ऐसी कौन सी मसरूफियत है कि वो कोयटा नहीं जा सके। हाँ साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो इस वक्त के हुक्मरानों से हाँ सब सवाल पूछते थे। ये वाकयात हजारा के जो वाकयात हुए हैं ये पहले भी हो चुके हैं, तो हर हुक्मरान से पूछा जाता था। हाँ सब खुद सवाल पूछा करते थे। जवाब नहीं बनता हुकूमत में रहने का। दूसरी चीज, आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। आसिफ जरदारी इस मुल्क का सदर है, उसने अपने एक करप्ट आदमी को जो रेंटल पावर में है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, सारी पावर उसके हाथ में है। वो क्या कर रहा है?
वो क्यों पावर में बैठा हुआ है? वो कितनी दफा वो बलूचिस्तान आया है, कितनी दफा वो फाटा गया है, स्वाद गया है, वो पख्तूनख्वा गया जिधर कत्लेआम हो रही है पाकिस्तानियों की, मच्छरों की तरह पाकिस्तानी मार रहे हैं। वो क्या कर रहा है? क्या पैसे बनाने के लिए आया हुआ है सिर्फ? क्या एनआरओ लेके पैसे बनाए और अयाशियां करे, पाकिस्तान से बाहर दौरे करें? यानी क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो जिनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग? मैं उसका भी कहता हूँ, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में सारी पार्टी शामिल हैं। नून लीग के 2 मिनिस्टर बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर बैठे हैं, काफ लीग के वजीर बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सारी पार्टी जिम्मेदार हैं। बंदर बांट की हुई है पाकिस्तान की, पैसा बना रहे हैं सारे लोग, बेचारे तबाह हो रहे हैं, मुल्क तबाह हो रहा है। इनको कोई फिक्र नहीं अपनी, स्वाय अपनी इनके इक़्तिदार के लिए। खान साहब, आपके पास इस ओवरऑल सूरत हाल में अवाम के लिए कोई ऐसा प्लान जिस पे अमल दरामद किया जाए? हम इंशाल्लाह आपको दहशतगर्दी खत्म करके दिखाएंगे। मैंने ये कहा हुआ पहले भी, ये 90 दिन के अंदर खत्म हो सकती है अगर आप गैर जानिबदार पुलिस लेके आए, आप मुजरिमों को जो भी जुर्म करे, जिनके पीछे हाथ है उनको पकड़ें। ये कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं मुजरिमों को? कौन है ये जो दहशतगर्द है जिनके पीछे, कराची के अंदर दहशतगर्दों के पीछे कौन बैठे? क्या बात कर रहे हैं? किससे? औरंगजेब फारूकी से। मुझे नहीं किसका कोई इल्म। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं, तहरीक इंसाफ वाज़ेह है कि ये जो जिस तरह की पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, मुख्तलिफ तरह की दहशतगर्दी हो रही है, आप पता चलवाएं कि कौन दहशतगर्दी क्यों कर रहा है। कईयों से बातचीत करके हल होगी और कईयों को सिर्फ बंदूक से हल की जाएगी। हाँ साहब, आप मौजूदा हालात में बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह देखते हैं? इस हुकूमत के तो आज तो खान साहब खुद वज़ीर आज़म है, आज उन्हें सबसे पहले खुद जाकर उन लोगों के सर पे हाथ रखना चाहिए था। तो सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, मगर बहैसियत वज़ीर आज़म और हेड ऑफ स्टेट उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो मुतासरीन की तसल्ली करवाएं। जुल्फी बुखारी, वज़ीर दाखिला शेर रशीद अगर बहुत क्रेडिबल होते तो मुतासरीन की तसल्ली हो जाती। तो अल्लाह का खौफ करें। शेर रशीद को यह मामूली वाक़या लगता है और जुल्फी बुखारी को फ़ायदा चाहिए कि सब क्या हो रहा है। वैसे तो जुल्फी बुखारी बहुत मुनासिब आदमी है, लेकिन यहां पर उन्होंने बहुत गैर मुनासिब गुफ्तगू की है। शायद वो इतने ज़्यादा लोगों को देखकर उनको समझ नहीं है कि बात कैसे करनी है। अब वज़ीर आज़म पर तो अफसोस है ही, लेकिन सिर्फ मसला इमरान खान का नहीं है, मुल्क की बाकी बड़ी सियासी जमातें कहाँ हैं? उन सियासी जमातों पर भी उतना ही अफसोस है जो सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन वो किसी के सर पर हाथ रखने नहीं पहुंची। तो सार है मच के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन का किरदार, यानी जो दूसरी सियासी जमातें हैं, दोनों का किरदार इंतहाई मायूस कुन है, जिसका असर यकीनी तौर पर इन पर भी पड़ेगा। तो अल्लाह करे जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म के आ जाने से मरने वाले जिंदा हो जाएंगे और मैयतों को रख कर एहतजाज करना सौदेबाजी है, और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे जो लोग ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के कोयटा जाने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या वज़ीर आज़म के जाने से मरने वाले जिंदा हो जाएंगे और मैयतों को रख कर एहतजाज करना सौदेबाजी है, तो ये दुआ मांग रहा हूं मैं कि अल्लाह करे उनके साथ, बल्कि किसी के साथ भी इस तरह का कोई वाकया या सानहा पेश ना आए और वो किसी फरियाद के लिए किसी के मुतलाशी ना हो। उन्हें जरूर न पड़े कि कोई आके उनके सर पे हाथ रखे। तो सानहा कोयटा जो है ये एक बहुत बड़ा सानहा है और पूरे मुल्क में इस पर जिस तरह एहतजाज हो रहा है, इस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने जो रिएक्शन दिया है वो यकीनी तौर पर बहुत ही मायूस कुन है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी मामलात पर बात करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन में सियासी मुहाज़राई जारी है, जिसमें हिकमत अमली बदल रही है। जैसे जैसे
अब मामला आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजी भी तब्दील हो रही है। काशिफ अब्बासी गुफ्तगू कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में कमरुज़्ज़मान कायरा से, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा है। देखते हैं कि उनका सवाल क्या है और उनका जवाब क्या है। डॉजी सा सवाल, जिस दिन आप तीनों इकट्ठे खड़े हो गए, तीन से मुराद शफकत महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुसद्दिक मलिक मुस्लिम लीग नून, कमरुज़्ज़मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खड़े होकर कहते हैं सर इन अदालतों में इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, और उसको कैंपेन बना के चलाएं। मैं देखता हूं कौन सी अदालत आपके खिलाफ सामने खड़ी होती है सर। काशिफ अगर आप कहें कि जी बलोचिस्तान में लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, मैं देखता हूं कौन सी एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं अगर ये हो सके, लेकिन तारीख में ऐसा कभी मैंने सुना या पढ़ा नहीं है कि सारी कुव्वतें इकट्ठी हो गई हों। बुनियादी तौर पे दो मुख्तलिफ या तीन मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, मुख्तलिफ सोचों के लोग होते हैं, और अपनी अपनी सोच को परवान, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में खास तौर पे आप लोगों के पास जाके उनको कन्विंस करते हो, और जो ताकतवर तबका बनता है वो हुकूमत में बैठ के ताकत के जोर पे, हुकूमत के जोर पे, कानून के जोर पे अपनी बुनियादी शनाख्तें बदलता है, हैयतें बदलता है। आप इस मुआशरे की बुनियादी हैयत को चेंज करने की हिम्मत कर नहीं सकते सर। लेकिन आप अगर कल काशिफ अब्बासी में ये हिम्मत नहीं है, मैं एग्री करता हूं, काशिफ अब्बासी नहीं है, कमरुज़्ज़मान में सियासी तौर पे नहीं है, हमारे इवन फौजी हुक्मरान के पास ये इख्तियार नहीं है। हमारा जो आपकी पुलिस का सरबराह है वो डरा बैठा होता है कि मैंने सियासी बंदे को, यानी मजहबी बंदे को हाथ लगा दिया, वो बिल्कुल गलत कर रहा है तो मेरे खिलाफ तूफान उठ जाएगा। ये प्रोसेस का नाम है ना, हाथ लगा दिया कायरा साहब, ये प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस का नाम नहीं है। मेरी गुजारिश सुने, ये झटके से नहीं होगा। कह रहा हूँ एग्री, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। या रेवोल्यूशन है या एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन में क्या होगा, आप उस प्रोसेस को चलने तो दें, आप दूसरे की हैसियत को तस्लीम तो करें। मसलन ये गवर्नमेंट कह रही है, आज शफकत साहब भी अभी कह रहे हैं, मुझे बहुत एहतराम है कि जी आए बैठ के बात करें, तो आए क्या मैंने आपको दावत देनी है, आके एजेंडा मैंने देना है आपको क्या? अगर आप क्या हर वक्त एक ही इनका बयानिया है कि जी एनआरओ नहीं देंगे, भाई नहीं मांगते आपसे एनआरओ, हम कौन मांग रहा है? हम ये कह रहे हैं कि हमने फर्ज करें, जिसको आप एनआरओ कहते हैं, कि जी नैब के कानून में हमने अल्लाह जाने खान साहब की कौन सी ऐसी मजबूरी है, या वो अना के किस हॉल में बंद है कि वो सियासी मुखालफिन को सियासी नहीं समझते, बल्कि उन्हें मुल्क दुश्मन पेड करने में लगे रहते हैं। और ये काम पूरी हुकूमत कर रही है। सियासत में इख्तलाफात होते हैं, इल्जामात भी लगते हैं, लगाए भी जाते हैं, मगर ये नहीं होता कि सारा वक्त आप एक दूसरे को जाती दुश्मन समझकर बुरा भला कहते रहे। 2 साल से हुकूमत ने अपोजिशन की बैंड बजा रखी है, लोग गिरफ्तार किए गए, बड़े बड़े लीडर जेलों में भेजे गए, मुकदमा चले, रेफरेंस बनाए गए, अदालतों में लोगों के चक्कर लग रहे थे, अभी लग रहे हैं, लेकिन जो करने का काम था वो नहीं किया। वो काम था कि हुकूमत ने रिफॉर्म्स लाना थी, और रिफॉर्म्स पार्लियामेंट के अंदर लाई जाती हैं, और ये सारे स्टेक होल्डर जो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, जिनमें अपोजिशन भी होती है, वो सब मिलकर इस पर काम करते हैं। तो सवाल ये है कि हुकूमत ने कोई एक भी ऐसी इस्लाहात मुतारफ कराई हो जिसे अपोजिशन ने मुस्तरद किया हो, तो फिर उनके ऊपर इतराज हो सकता है। हाँ साहब ने असम्बली में जब पहली तकरीर की थी तो अपोजिशन जाहिर हारे हुए लोग थे, उन्होंने रिएक्शन दे दिया, तो खान साहब ने रद्द-ए-अमल को अपनी अना का मसला बना लिया। अब जब हुकूमत ने अपोजिशन से, वो भी फरमाइश पे हुआ था, बहुत से लोग ये समझते थे, बासर लोग, कि नैब के कवानीन को बदल दिया जाए। खुद हुकूमत के लोग ये समझ रहे थे कि कल को हमारी बारी आ गई तो फिर नैब हमें पकड़ लेगी, तो अपोजिशन चूंकि इस वक्त मजबूर है, उनसे मिलकर नैब के कवानीन बदल लेते हैं। तो अपोजिशन से नैब के कवानीन बदलने के लिए तजावीज मांगी गई, और जब अपोजिशन ने वो तजावीज दे दी, जिनमें से मोस्टली तजावीज पीपल्स पार्टी की जानिब से थी और वो सजेशन थी, तो उस पर ये शोर मचा दिया गया कि अपोजिशन एनआरओ मांग रही है और वो कागज लेके घूम रहे हैं। अब पता नहीं ये किसने समझाया उनको कि ये एनआरओ है। तो यहां ये सवाल बनता है कि अगर अपोजिशन की तजावीज एनआरओ थी तो हुकूमत की अपनी तजावीज कहां है? अब चूंकि ये हुकूमत के काम होते हैं, हुकूमत सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होती है, ये हुकूमत का फर्ज होता है कि वो लोगों को अपने एजेंडे पर लाती है। जब हुकूमत ये करना ही नहीं चाहती तो फिर कोई क्या कर सकता है? वो कहते हैं ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसके लिए दूसरा हाथ दरकार होता है। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, तो ताली दोनों हाथों ही से बजती है। एक हाथ से थप्पड़ तो पड़ सकता है लेकिन ताली नहीं बजती।
और इस वक्त सिर्फ एक हाथ से ही काम लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और खास साहब के कोयटा न जाने में बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, उनके हमायती मीडिया भी और उनको चाहने वाले लोग भी, उनके मुखालिफिन भी, सब उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उनके जो हमायती मीडिया के लोग हैं वो क्या फरमाते हैं। आना चाहिए। वजीर रियासत माँ जैसी होती है और इस वक्त रियासत के वो सरबराह हैं और उन्हें ज़रूर जाना चाहिए, माँ का किरदार अदा करना चाहिए। मगर मेरा सवाल है यहाँ मैडम शेख चंद, वजीर आला बलूचिस्तान कहाँ हैं? बलूचिस्तान हुकूमत कहाँ है? बलूचिस्तान के ठेकेदार कहाँ हैं? अख्तर मैंगल से अचकजई तक सब कहाँ हैं? वजीर आजम, और फिर एक सवाल ये भी है मैडम शेख, दुख के साथ ये सवाल है कि वजीर आजम चले गए तो क्या हो जाएगा? राव अनवार का नोटिस वजीर आजम ने लिया था, नसीब का बाप मर गया धक्के खा खा के, क्या हो गया? सानिया मॉडल टाउन हुआ था कि वजीर आजम और सारों ने नोटिस लिए थे, क्या हो गया? सानिया साहिवाल हो गया, क्या हो गया? सब नोटिस वजीर आजम ने लिए, कुछ हुआ? यहां तो मैडम शेख अब ये मजाक बन चुका है कि महंगाई, गैस, बिजली, कोई हादसा, कोई सानिया, जो भी वजीर आजम के नोटिस में आती है चीज वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तीसरी बात, मैडम शेख वजीर आजम कोयटा जाएंगे, जाना चाहिए, मगर किधर गई पुलिस, किधर गया निज़ाम इंसाफ, किधर गया निज़ाम हुकूमत? क्या निज़ाम इंसाफ, निज़ाम हुकूमत, पुलिस, जजा सजा सब खत्म हो चुके हैं? वजीर आजम तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वजीर आजम आए, यानी इसका मतलब है कि सारा मामला नीचे हल होना नहीं चाहिए। अब सोचें, डूब मरने का मकाम है हम सारों के लिए, लाशें लग कर लोग वो धरना दे रहे हैं, मतलब सबका इस निजाम से एतमाद उठ गया है। वजीर आजम आए तब बात बनेगी। ये है हुकूमत, ये है हुकूमती। देखिए, कोई भी टीम अगर हार जाए या कोई खिलाड़ी बुरी खेल का मुजाहरा करे, परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, तो रिस्पॉन्सिबल कप्तान होता है। हमेशा कप्तान पर जिम्मेदारी आयद होती है और कप्तान वो जिम्मेदारी लेता है। अभी न्यूजीलैंड पाकिस्तानी टीम हार गई है तो रिजवान ने उसकी जिम्मेदारी ली है, चाहे आप उस पर तनकीद करें, कुछ भी करें, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान की होती है। कप्तान बदला जाता है और कप्तान चाहे तो फिर पूरी टीम बदल देता है। अगर पुलिस ठीक नहीं है, निजाम ठीक नहीं है, बलूचिस्तान हुकूमत नाकाम हो गई है, कुछ कर नहीं रही, तो जिम्मेदारी तो बहरहाल कप्तान की है। बलूचिस्तान में भी खान साहब की अलायंस की हुकूमत है, वज़ीर आज़म के पास मुकम्मल अथॉरिटी होती है कि वो सिस्टम को बदल दे, टीम बदल दे। उनके पास ये जवाब नहीं होता कि वो ये बहाने बनाए कि निजाम ठीक नहीं है। तो क्या निजाम किसी निजाम लोहार ने ठीक करना है? अगर एक वजीर को जिससे रेलवे का महकमा नहीं चला, उसे अगर आप वजीर दाखिला बना देंगे तो वो मुल्क कैसे चलाएगा? तो शेर रशीद को वजीर दाखिला बनाकर सियासी लड़ाई तो लड़ी जा सकती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक करना है वो तो नहीं किया जा सकता। इससे तो इजाज शाह बेहतर थे, वो अपने ओहदे के लिहाज से तजर्बेकार आदमी थे। दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने एक तवील जंग लड़ी। अब यह हमारा कौमी अलमिया बन चुका है कि हम जिम्मेदारी लेने की बजाय आए बाय शाये करते हैं, इधर उधर डाल देते हैं ताकि उसका असर जाहिल हो जाए। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाकी तुमने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी। सीधी सी बात है, वजीर आजम की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उनकी यह जिम्मेदारी थी, उन्हें जाना चाहिए था। बलूचिस्तान हुकूमत के जाकर वो कान खींचते, वजीर दाखिला की भी क्लास होनी चाहिए थी और मुश्तबा लोगों को भी पकड़ना चाहिए था। ये सारे काम वजीर आजम इस्लामाबाद में बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किए नहीं और ट्वीट पे बता रहे हैं कि जनाब आप तदफीन कर दे और हमारे। तो जब तक हम ब्लेम गेम में लगे रहेंगे तो फिर कोई भी सिमत हमारी दुरुस्त नहीं होगी। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ महंगाई के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आदादो शुमार हुकूमत क्लेम कर रही है कि महंगाई 2 सालों की कम तरीन सतह पर आ गई। तो ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। सदाकत अब्बासी तर्जमान है हुकूमत के, देखते हैं कि वो क्या क्लेम करें। महंगाई के हवाले से बात हो रही है, टू द पॉइंट में। वॉच सदाकत अब्बासी। स्टेट ऑफ डिनाइल क्यों है? अवाम जो है वो वाकई बहुत परेशान है। आप बड़ा सुने जाते हैं, जी आप देखे जाते हैं और आप पढ़े जाते हैं। मैं जो बात करूंगा, अगर ये कोई गलत फैक्ट होते हैं तो आप जरूर ट्वीट कीजिएगा आज जाके। मैंने जो बात की है, जरूर महंगाई हुई है और 2 साल बहुत महंगाई थी क्योंकि डिवैल्यूएशन हुई। मैं जो कह रहा हूं, स्टेट बैंक की फिगर्स के मुताबिक आखिरी 2 हफ्तों का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो ओवरऑल महंगाई बताता है, और एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो इंतहाई जो जरूरियात जिंदगी की चीजें होती हैं, उनमें जो इंक्रीज थी वो 6% थी, जो पिछले 2 सालों में सबसे कम है। रही बात दिसंबर का महीना है, ये कह रही फैक्ट्रियां बंद हो गई। पाकिस्तान के तारीख के जितने दिसंबर पाकिस्तान ने देखे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट 2.35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। किसी दिसंबर में पाकिस्तान की तारीख में इतनी एक्सपोर्ट हुई है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये नहीं हुई। आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर था, आप सुन लेना। सुधाकर साहब को दोबारा बात रिपीट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं, चैलेंज दिया उन्होंने। सुधाकर साहब, ये एक्सपोर्ट वाली बात दोबारा बताइए जरा। 2.32 बिलियन 2.35 बिलियन, जो 2 अरब और 35 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट इस महीने में हुई है। पिछले महीने में जो पाकिस्तान की तारीख में किसी दिसंबर में इससे पहले नहीं हुई, क्योंकि आप उस सीजन का मुकाबला करते हैं, बिकॉज वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंस होती है। कहने की बात है कि आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बैठ गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में। आज जाके देखें, आपको टेक्सटाइल का स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है, चाहे वो आप फैसलाबाद में बात करें, आप सियालकोट में बात करें। पाकिस्तान का जब हम आए थे तो 20 अरब डॉलर का खसारा था। खसारे का मतलब मंसूर कि 20 अरब डॉलर हमारे पास कम थे, बोरो करने थे। आज वो 0 हो गया, बल्कि सरप्लस हो गया। तो ये सारी बातें, इनका वावेला कोई अवाम नहीं भाई। हुकूमत का दावा यह है कि महंगाई पिछले 2 साल में सबसे कम तरीन सतह पर आ गई है। तो जो 2 साल पहले महंगाई थी वो क्या किसी और दौर हुकूमत में थी? हाँ, सब जब इक़्तिदार में आए थे तो महंगाई 3 से 4% थी, जो पहले 100 दिन में ही 7 से 8% तक हो गई थी। हाँ, सब ने कहा था हम पहले 100 दिन में सिम दुरुस्त कर लेंगे। तो पहले 100 दिन में जो सिम बनी थी वो महंगाई ऊपर जाने की थी, तो महंगाई ऊपर पहुंच गई। फिर वो 13 से 16% तक चली गई। अब सरकारी दादोशुमार ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई जो है वो हमने कम कर दी है, तो उसे बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। यानी अभी भी साबका दौर हुकूमत से दुगनी महंगाई है, 7 से 8% है, और इसे भी बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। मुशर्रफ के शादियाने बजाए जा रहे हैं। अगर 2019 में ये शरह 12.9% थी, तो आज ये 7-8% है, लेकिन फिर भी बहुत हाई है। कल चीनी की कीमत पर थोड़ी सी कमी हुई तो खान साहब ने उसका ट्वीट किया, क्रेडिट ले लिया कि हमने बड़ा काम किया और चीनी की कीमत कम कर दी है। ये कोई 2-2.5 साल बाद चीनी की कीमत जो है वो थोड़ी कम हुई थी। आज चीनी फिर 100 रुपए किलो क्रॉस कर गई है। तो सरकारी दादोशुमार अगर दिसंबर के देखने हैं तो दिसंबर में भी अंडा 15.67%, बिजली 5.9% और मेडिसिन 1.29% बढ़ गई है। अगर सालाना बुनियादों पे देखें तो चिकन 67% महंगा हुआ है, अंडे 64%, आलू 35%, गंदम 24%, घी 17%, ऑन एंड ऑन, चीनी भी 15% महंगी हो गई है। तो ये भी सरकारी इदारा-शुमार है, यानी मुआशी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है। और जो असल बात है कि महंगाई सिर्फ ग्रोसरी नहीं होती कि आप कोई चीनी, आटा, दाल ये सस्ती हो गई तो जी ये बहुत महंगाई कम हो गई, ये थोड़ी महंगी हो गई तो बहुत महंगाई हो गई, बल्कि वो सबसे जो ज्यादा महंगाई है वो बिजली गैस के बिल है, घरों के किराए है, कपड़े, ट्रांसपोर्ट है, मेडिसिन है। तो हुक्मरान जमात का अलमिया ये है कि ये उन चीजों का क्रेडिट लेने चल पड़ते हैं जो काम उन्होंने किए नहीं। ये सारा हालात वाकयात पे इंसार हो रहा है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह तवक्कल ही काम चल रहा है, कभी महंगाई बढ़ गई कभी कम हो गई। वो जहांगीर तरीन साहब जब वापस आए थे तो लगता यूं था कि उनको इसी श्योरिटी के ऊपर लाया गया या उनको इजाजत मिली कि आए और थोड़ी सी चीनी कम कराए, क्योंकि हो नहीं रही थी। वो आए और उन्होंने 4 दिनों के लिए चीनी कम करा दी, चीनी की कीमत कम करा दी। अब जाहिर है वो इन द लॉन्ग रन वो जिन्होंने चीनी से माल कमाना है वो कितने दिन सब्र करें। तो अब फिर चीनी की कीमत जो है माशाल्लाह
वो 100 क्रॉस कर रही है, तो अब भी खास ट्वीट करके जी हमने महंगाई कम कर दी। तो महंगाई कम जिस दिन होगी उस दिन अवाम खुद मुसरत के शादियाने बजाएंगे, हम खुद अनाउंस करेंगे महंगाई कम हुई है। ये सिर्फ वो कहते हैं ना, माश की दाल 2 रुपये सस्ती हो गई तो महंगाई कम हो गई। तो महंगाई सिर्फ खाने पीने की अशिया नहीं, यहाँ पे लोगों की जो फीकस आमदनी है वो इतनी कम हो गई है, जो असल जिसकी वजह से महंगाई कहा जाता है कि जी हो गई है, कि आपकी बाइंग पावर ही नहीं रही, आपके पास कमाने के जराए नहीं रहे। जब कमाने के जराए नहीं है, बाइंग पावर नहीं है, तो फिर हर चीज महंगी लगती है। वो कहते हैं ना कि अगर जेब में पैसे हैं तो फिर हर चीज सस्ती लगती है, और अगर जेब खाली है तो हर चीज महंगी लगती है। और अमेरिका में हुकूमतों की तब्दीली पाकिस्तान के और अमेरिका के तल्लुकात के ऊपर किस तरह असरअंदाज होती है, उसकी एक मिसाल ये कि अमेरिकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की अहम इत्तेहादी की हैसियत खत्म करने का बिल पेश हो गया। ट्रंप जब से हारे हैं तब से पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात के हवाले से बहुत से सवाल उठ रहे हैं। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एरिजोना से मुंतखब होने वाले कांग्रेस के रुकन एंडी बक्स ने 170वें कांग्रेस के इजलास में पाकिस्तान मुखालफ बिल पेश किया है, और इस बिल में ये रिक्वेस्ट की गई है कि पाकिस्तान को अमेरिका के एक अहम गैर नेटो इत्तेहादी की हैसियत हासिल है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सी मराहत मिल रही हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की इस अहम इत्तेहादी की हैसियत पर नजरसानी का वक्त आ गया है। तो वाशिंगटन में खारजा पॉलिसी के माहिरीन के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि मुमकिन तौर पर नवमुंतखब सदर यानी जो बाइडन अपनी हुकूमत के आगाज में ही पाकिस्तान से ताल्लुकात पर के हवाले से टूट फूट नहीं चाहेगी, क्योंकि इस तरह अफगान अमल में मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अहम इत्तेहादी होने की हैसियत से खात्मे का बिल अमूर हारजा कमेटी में पेश कर दिया गया है। तो ये एक सिग्नल है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है इत्तेहादी होने के हवाले से, उस पर असर नो काम होगा। दोबारा से इसके ऊपर वो कहते हैं ना कि नया कुआं खोदना पड़ेगा और नया पानी भरना पड़ेगा। ट्रंप साहब का अहद तमाम हुआ तो अब पाकिस्तान को भी इस हवाले से अपने ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ दोबारा जो है वो बहाल करने के लिए नए मुआहदे करने पड़ेंगे। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पंजाब के साबिक़ वज़ीर शहबाज शरीफ ने चनियोट माइनिंग केस में सबूत लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिए। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत लाहौर की एहतसाब अदालत में हुई। जज जवाद हसन ने रेफरेंस पर समाअत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने पेश होने के बाद हाजिरी मुकम्मल कराई। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मैं चनियोट माइनिंग केस में कुछ शवाहद पेश करना चाहता हूं। मैं इस केस में करप्शन के सारे सबूत लेकर आया हूं। उन्होंने बताया कि 2007 में चनियोट माइंस का ठेका दिया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में करप्शन हुई। ठेका बददियानती के तहत साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के एक रिश्तेदार को दिया गया था। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मैंने 2008 में करप्शन करने पर कंपनी का ठेका मंसूख कर दिया, जिस पर कंपनी केस लेकर हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट से हमारे हक में फैसला हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के खिलाफ और हमारे हक में फैसला दिया। उन्होंने कहा चनियोट माइंस अवाम का खजाना है जहां किसी को फ्रॉड करने की इजाजत नहीं। मैंने कौम के खजाने की ईमानदारी से हिफाजत की। उस वक्त करप्शन पर नैब ने नहीं बल्कि मैंने पहरा दिया। कौम के 4 अरब अमेरिकी डॉलर नैब ने नहीं बल्कि शहबाज शरीफ ने बचाए। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि नैब ने 13 साल बाद रेफरेंस दायर किया है। उन्होंने कहा कि ये पैसे नैब ने नहीं बचाए, अल्लाह ताला की मदद से मेरी टीम ने बचाए। मेरे खिलाफ नैब ने बेनामी जायदादों का केस बनाया। मैं गुनाहगार आदमी हूं। फादल जज ने जवाब दिया केस मेरे पास नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ये बातें ना करें। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे अवाम के सामने शवाहद बयान करने हैं जो मैंने कर दिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसो तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।